स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ठीक। तो अभी देखिए हम लोग एक्सेल में होम टैब को सीख रहे थे। होम टैब में नियर अबाउट सारी चीज़ें हो गई, है ना। ये सिंपल सा चीज़ है, क्लियर ऑल फॉर्मेट्स कंटेंट्स, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और ये तो फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो थोड़ा सा पहले इसको मैं कवर कर लेता हूँ, फिर आपको इंसर्ट टैब में आज हम लोग को सीखना है पिवट टेबल्स। ठीक है। पिवट टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपको रिपोर्ट्स बनाना है एक्सेल में, डैशबोर्ड बनाना है, तो बहुत बड़ा रोल है पिवट टेबल्स का। तो आज हम लोग पिवट टेबल्स बनाना सीखेंगे, मेन हमारा टॉपिक वही होगा। ठीक है। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, एक्सेल की एक फ़ाइल मैंने आपके सिस्टम पे भी डाल दिया है। वो नीट वाली फ़ाइल है, लेकिन उसमें मैंने रिकॉर्ड्स ज़्यादा कर दिए थे। नीट डॉट एक्सेल एस एक्स नाम की फ़ाइल है। इसमें रिकॉर्ड्स का काउंट अप्रॉक्सीमेटली 225 रिकॉर्ड्स है। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एवरेज डेटा सेट है हमारे पास। मैंने कल के दिन आपको बताया था इसको फॉर्मेट करने के ऑप्शंस। ठीक है। थोड़ा सा हम पहले ये फीचर सीख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कोई डेटा लिखा, फॉर एग्जांपल लिखा मैंने कुछ भी ऐसा वैल्यूज टाइप कर लेता हूँ मैं, और यहाँ कोई डेटा लिख दिया इधर कुछ। ठीक है। मैं इन सब को क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत फॉर्मेट्स अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने फिल कलर कर दिया और इनको अप्लाई कर दिया मैंने बॉर्डर। ठीक है। सिंपल सा एक डेटा है। अब आप देखो होता क्या है, जैसे इस कंटेंट को क्लियर करना है तो आप डिलीट प्रेस करते हो। डिलीट कर से क्या हुआ, कंटेंट तो चला गया आपका, लेकिन क्या रह गया, उसके अंदर के कलर्स या स्टाइल्स रह गए, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट्स रह गए उसके। तो यहाँ जो एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ऑप्शन है ना, उसमें पहला ऑप्शन क्या है, क्लियर ऑल। अब देखो यहाँ पॉइंटर रखने से क्या बता रहे, क्या क्या क्लियर करता है वो। क्लियर ऑल पे जब जाओगे तो क्या बोलता है वो, क्लियर ऑल कंटेंट्स फॉर्मेटिंग एंड कमेंट्स, है ना। मतलब इसमें कंटेंट भी चला जाएगा, स्टाइल्स भी चले जाएंगे, और इस पर कोई कमेंट लगा है तो वो भी चला जाएगा। ठीक है। अभी कमेंट क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, फिगर है, जैसे अगर ये एक इम्पोर्टेंट वैल्यू या फिगर है हमारे हिसाब से, तो जनरली क्या करता है कोई, इसको हाईलाइट करने के लिए इसके ऊपर कमेंट भी लगा देते हैं। जैसे कमेंट कैसे होगा, देखो सेलेक्ट करके मैं रिव्यू टैब में गया और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है न्यू कमेंट। क्या हुआ, मैंने न्यू कमेंट लिखा। अब मैंने यहाँ लिखा फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, लोवेस्ट सेल्स डेटा, ऐसा लिख दिया मैंने। तो मैंने यहाँ से माउस पॉइंटर हटा दिया। ठीक है। अब इसके ऊपर देखो आपको रेड कलर का एक सिंबल आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है राइट साइड में, है ना। वहाँ जब पॉइंटर लेकर जाओगे तो आपको दिखाएगा ये कमेंट है। तो मतलब एक्चुअल शीट का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन आप जब भी उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाओगे तो वो कमेंट दिखेगा। तो हम अपने समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट्स लगा सकते हैं सर। अभी मैं यहाँ से गया और होम टैब में से क्या करता हूँ, क्लियर ऑल किया तो तीनों चीज़ें डिलीट हुई। कंटेंट भी गया, फॉर्मेट्स भी गया, और क्या गया, कमेंट भी चला गया। अगर आप ये ऑप्शन लेते हो क्लियर फॉर्मेट्स, तो सिर्फ फॉर्मेट्स चले गए, देखो कंटेंट भी मौजूद है और कमेंट भी मौजूद है। ठीक है ना। ऐसे ही क्या, क्लियर कंटेंट्स, क्या चला जाएगा, सिर्फ कंटेंट जाएगा, फॉर्मेटिंग और कमेंट मौजूद है। लास्ट में ऑप्शन क्या है, क्लियर कमेंट्स, तो सिर्फ कमेंट रिमूव हो, बाकी सारी चीज़ें मौजूद है। अब लास्ट में बचा क्या है, हाइपर लिंक। कभी कभी क्या होता है, हम इसके ऊपर कोई वेबसाइट पे लिंक लगा देते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट टैब में जाता हूँ, यहाँ देखो ऑप्शन है लिंक, दिख रहा है आपको। तो लिंक पे क्लिक किया और इधर मैंने एड्रेस डाल दिया, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ देखो कुछ वेबसाइट्स के लिंक है, मैंने यहाँ से google.com पे लिंक कर दिया। आप चाहो तो कोई और साइट की लिंक भी डाल सकते हो, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने एक वेबसाइट की लिंक डाल दिया, फॉर एग्जांपल upgradesay.com, समझ में आ रहा है, ये ओके कर दिया। तो जब कोई इसके ऊपर जाकर क्लिक करेगा तो ब्राउज़र में ये साइट विजिट हो जाएगी, समझ में आया आपको। इस तरह से हम, तो इस पर लिंक लगी हुई है, बराबर। अब ये हाइपर लिंक भी रिमूव करना होता है, क्योंकि क्या होता है, कोई गलती से अगर यहाँ क्लिक कर दिया,
फिर ये साइट पे आ जाएगा। तो आपको कंटेंट रखना है, फॉर्मेटिंग भी रखना है, सिर्फ क्या रिमूव करना है, लिंक रिमूव करना है उसके ऊपर से। तो वहां जाने के बाद आप क्लिक करो क्लियर रिमूव हाइपरलिंक्स या क्लियर हाइपरलिंक। समझ में आया आपको? तो अभी देखो यहाँ पे आप क्लिक नहीं हो रहा है इस पर, दिखाई दिया क्या आपको? अब इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूं तो माउस पॉइंटर देखो हैंड के जैसा हो गया। तो जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो ये क्या बन जाएगा? हाइपरलिंक बन जाएगा। तो आप इसको यहाँ से जाके क्लियर हाइपरलिंक कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, रिमूव हाइपरलिंक। दोनों में फर्क देखो कितना है। क्लियर हाइपरलिंक किया तो इसने क्या किया, सिर्फ लिंक निकाला, बराबर है ना। कंटेंट के फॉर्मेटिंग वगैरह बता रहे वैसे कि हाँ ठीक है, यहाँ एक लिंक की थी, अंदाज लग जाता हमको यार इसके ऊपर कोई लिंक थी, बराबर है ना। लेकिन ये अगर आपने कर दिया रिमूव हाइपरलिंक कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये लिंक तो निकलेगी, फॉर्मेट्स भी चलेगा उसके ऊपर। समझे आपको? तो ये डिफरेंट क्लियर ऑप्शंस थे। ठीक है, ये मैंने क्लियर ऑल कर दिया। अभी मेरे पास ये डेटा है, इसमें कुछ फाइंड वगैरह करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या जैसे आप फाइंड में चले गए, आपको क्या फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है फॉर एग्जांपल ओबीसी। आपने सर्च किया और फाइंड नेक्स्ट किया तो जहाँ जहाँ ओबीसी है वो हाईलाइट करेगा। अब फाइंड ऑल क्लिक करेंगे तो वो कौन कौन से सेल्स में वो दिखाएगा आपको, दिख रहा है ना आपको? ओबीसी किन सेल्स में वो दिखाएगा आपको। क्लियर है क्या? जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आज़ाद, इतना वर्ड लिखा मैंने, वर्ड क्या लिखा, आज़ाद। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट किया तो क्या वर्ड मौलाना आज़ाद के अंदर वर्ड आज़ाद लिखा हुआ है ना, वो दिखा रहा है मुझको। ठीक है देखो आप फाइंड ऑल किया तो कितनी जगह है मौलाना आज़ाद में, आज़ाद 2 जगह है, सही है कि नहीं? फाइंड नेक्स्ट तो ये दोनों जगह दिख रहा है मुझको। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी है, देखो दिख रहा है आपको? तो ऑप्शंस में जाओगे ना अब, तो इसमें देखो क्या ऑप्शन दिखा रहा है। एक ऑप्शन आ रहा है मैच केस, और दूसरा क्या आ रहा है, मैच एंटायर सेल कंटेंट। मैं अगर ये ऑप्शन लगाया मैच एंटायर सेल कंटेंट तो क्या ढूंढेगा ये, आज़ाद तो ढूंढेगा, लेकिन सिर्फ आज़ाद वर्ड ढूंढेगा यहाँ। अभी यहाँ आज़ाद वर्ड क्या है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर शामिल है ना। तो मैच केस करा तो वो क्या ढूंढ रहा है, सिर्फ वर्ड आज़ाद कहीं लिखा है क्या इसमें? नहीं, वो तो एक फ्रेज का हिस्सा है। फ्रेज क्या है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है। तो मैच एंटायर केस करेंगे तो पूरा स्पेसिफिक ढूंढेगा वहाँ एज इट इज। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, यहाँ एक ऑप्शन और क्या है, मैच केस, मतलब कैपिटल और स्मॉल वो सब भी मैच करके देखेगा, कैपिटलाइजेशन को भी मैच करेगा। तो यहाँ आज़ाद बराबर वैसे ही लिखा है, कैपिटल AZAD, तो दिखा रहा है वो। अब मैंने यहाँ वर्ड क्या कर दिया, आज़ाद में ए स्मॉल कर दिया, फाइंड नेक्स्ट किया तो नहीं मिल रहा है वो। समझ रहा है क्या आपको? ठीक है, तो ये फाइंड करते हुए आपको ये 2 ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, मैच केस या मैच एंटायर सेल कंटेंट। समझ रहा है आपको? कहाँ से किया मैंने ये, फाइंड में जाके इधर से आप क्लिक करोगे और फाइंड ऑप्शन है, उसी में रिप्लेस ऑप्शन भी है। ये गो टू ऑप्शन क्या है, आप कुछ कुछ लोकेशंस को कुछ रेफरेंसेस दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, गो टू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लास्ट में या मिडल में कोई हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, इतना हाईलाइट कर लिया, ध्यान से देखिए मैंने इतने सेक्शन को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और इसको ना यहाँ देखो नेम बॉक्स दिख रहा है क्या आपको, नेम बॉक्स पे मैंने इसका नाम क्या दे दिया, इम्पोर्टेंट। समझ आ रहा है? कोई और सेक्शन ले लिया मैंने, इसको लगा दिया फॉर एग्जांपल अलोकेशन, फॉर एग्जांपल ऐसा लिख दिया मैंने प्रिफर्ड, कुछ भी ऐसे ही डाला मैंने, या प्रेफरेंस, ऐसा कुछ ना कुछ मैंने 2 जगहों के नाम दे दिए, बराबर है आप। अभी यहाँ जाते हैं हम लोग और ऑप्शन क्या लेते हैं, गो टू। देखो मैंने जो 2 नेम्स दिए कि नहीं, वो नेम्स यहाँ दिखा रहे हैं मुझको हाईलाइट करके, बराबर है। अब मैंने जैसे यहाँ अलोकेशन प्रेफरेंस क्लिक किया और ओके किया तो वो क्या किया, उस पोजीशन को हाईलाइट कर दिया उसने। समझ रहा है कि नहीं? वापस गया यहाँ से, फिर गो टू क्लिक किया और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, वर्ड इम्पोर्टेंट क्लिक किया और ओके किया तो वहाँ चला गया। समझ आ रहा है आपको ये?
अगर आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो। अच्छा देखो, जो जो रेफरेंस में गया ना, वो रेफरेंस भी अभी वो जो पोजीशंस पे चला गया वो दिखा रहा है वहाँ पे। समझ रहे हैं ना आपको? वो जो पोजीशंस हमने विजिट किए ना, वो पोजीशंस उसने दिखाना शुरू कर दिया गो टू में। ये क्या, एक तरीके का हिस्ट्री भी मेंटेन करता है। ये भी वही चीज़ है, और ये क्या है, सेल के रेफरेंसेस दिखा रहे हैं उनके। समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ये वो सेल के रेफरेंसेस दिखाते हैं। इतना इसका यूज़ नहीं है। बेसिकली मेरे को अभी थोड़ा सा आपको फोकस करवाना है किस पे, पिवट टेबल पे, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे काम की चीज़ है। पिवट टेबल बनाने के लिए आपके पास जो डेटा सेट है उसके अंदर आपको फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई करना ज़रूरी है। टेबल को क्या अप्लाई करना है? फॉर्मेट एज टेबल। तो कैसे करेंगे? कंट्रोल टी प्रेस कर लेंगे आप और ओके करेंगे तो आपका ये डेटा किस फॉर्मेट में हो जाएगा? टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। समझ में आया ना? अब हमको इस डेटा को समराइज करना है। समराइज करने का मतलब क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि जेंडर वाइज डेटा अलग से फाइंड करूं, सिटी वाइज डेटा फाइंड करूं, कैटेगरी वाइज डेटा फाइंड करूं, या कॉलेज वाइज डेटा फाइंड करूं, या अलोकेशन वाइज डेटा फाइंड करूं। ये 250 डेटा में भी मुझको ना इस डेटा का समरी मालूम करने के लिए अगर प्योर टेबल नहीं होता तो बहुत सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता, जैसे सम इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ, एवरेज इफ वगैरह। लेकिन प्योर टेबल की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से होगी। कैसे हो जाएगी? देखो, मैंने टेबल को बना तो लिया है, अब यहाँ क्लिक करके मैं कहाँ जा रहा हूँ? इंसर्ट टैब में। कहाँ गया? प्योर टेबल में। प्योर टेबल पे जाते ही आपको एक ऑप्शन दिखाई दिया, क्रिएट अ प्योर टेबल। ठीक है, और उसने क्या किया, नोट कीजिए यहाँ पे, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो इसने ऑटोमेटिकली ये टेबल या रेंज सेलेक्ट कर ली। देखो, अगर आप यहाँ क्लिक नहीं रखते हो, देखो मैंने खाली जगह पे क्लिक किया, टेबल पे नहीं है पॉइंटर मेरा, खाली जगह पे दिख रहा है ना आपको? आप क्लिक किए प्योर टेबल तो यहाँ पे रेंज नहीं आ रही है, दिख रहा है क्या आपको? तो इसलिए जिस टेबल का समरी या प्योर टेबल बनाना है आपको, उस टेबल को पहले सेलेक्ट करना जरूरी। सेलेक्ट करना इन द सेंस वहाँ पॉइंटर भी रखे तो चलेगा। उसके बाद गया प्योर टेबल, तो ये खुद ही सिलेक्ट कर लेता है रेंज को। अच्छा, अब नीचे देखो क्या बता रहे हैं, चूज वेयर यू वांट द प्योर टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आपकी रिपोर्ट कोई नई शीट में चाहिए या इसी वर्कशीट में चाहिए? मेरे को कहाँ चाहिए? न्यू वर्कशीट में चाहिए मुझको। तो मैंने ले लिया न्यू वर्कशीट और जस्ट क्या क्लिक कर देता हूँ मैं? ओके कर रहा हूँ। अब ओके करते ही एक नई शीट बन गई, देखो दिख रहा है आपको? ये आपके नीट की शीट तो मौजूद है, लेकिन एक और शीट बन गई, शीट 1। यहाँ पर आपको एक सिंपल प्योर टेबल रिपोर्ट दिख रही है आपको। और राइट साइड में देखो, जब मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो राइट साइड में क्या दिख रहा है? प्योर टेबल फील्ड्स दिख रही है। बराबर है? ऊपर भी देखिए आपको प्योर टेबल्स के टूल्स आ गए, एनालाइज और डिजाइन। अच्छा, मैं साइड में खाली जगह क्लिक किया तो वो टूल्स चलेगा, दिख रहा है? तो ये कॉन्टेक्स्ट मेनू कब खुलेगा, ये रिबन कब खुलेगा? जब आप प्योर टेबल पर क्लिक करोगे तब दिखेगा। ये फील्ड्स दिख रहा है ना? कभी कभी ये फील्ड्स नहीं भी दिखती है आपको। तो प्योर टेबल की एरिया तो क्रिएट हो गया कि यहाँ आप प्योर टेबल बनाओगे, लेकिन फील्ड्स नहीं है। फील्ड्स कैसे आएगी? यहाँ क्लिक करने के बाद जाओगे एनालाइज टैब में, और एनालाइज टैब में आपको शो ऑप्शन में जाना है, और यहाँ क्या क्लिक करना है? फील्ड और लिस्ट। हो सकता है आपके स्क्रीन पर डायरेक्ट दिख जाए, समझे कि नहीं? मैं क्या क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एनालाइज में गया, शो ऑप्शन में जाके क्या क्लिक कर दिया? फील्ड लिस्ट। तो आपको ये विजिबल हो जाएगा। अब ये नोट करो, यहाँ जो फील्ड लिस्ट है वो क्या दिखा रहा है? फील्ड लिस्ट क्या दिखा रहा है आपको? वो कॉलम्स दिखा रहा है जो आपके टेबल में है। समझ आ रहा है कि नहीं? आपके टेबल में देखो ना, क्या है? सीट नंबर है, जेंडर है, सिटी है, डेट ऑफ बर्थ है। तो ये वही कॉलम्स दिखा रहे हैं। सही है? अच्छा, नीचे की तरफ यहाँ पे 4 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज। 4 कॉलम्स है, फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज। दिख रहा है ना आपको? तो इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोज एंड वैल्यूज का है। रोज एंड वैल्यूज का नोट कीजिए। रोज में क्या होता है? कैटेगरीज होती है आमतौर से, मतलब जिसके बेस पे डेटा को समराइज करना है। यानी आप बोल सकते हैं हमारा पिवट होता है। पिवट मतलब जिसके अराउंड डेटा डिस्प्ले करना होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे जेंडर यहाँ पे क्लिक किया, नोट कीजिए जेंडर डायरेक्टली कहाँ चला गया? रोज में।
मतलब ये हमारी कैटेगरी हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, ये जेंडर का मुझको डेटा पता करना है कि ये जेंडर वाइज एवरेज मार्क्स किसकी ज़्यादा है, मेल की ज़्यादा है या फीमेल की ज़्यादा है। तो मैंने जेंडर तो क्लिक कर लिया, ये कैटेगरी बन गई मेरी, ये पिवट बन गया। लेकिन इस पिवट के बेस पे किसको एनालाइज करना है मुझको, मार्क्स को। मार्क्स क्या एक नंबर है ना। मैंने जैसे इसको क्लिक किया ना, तो एक्सेल में पिवट इतना इंटेलिजेंट है कि ये मार्क्स को ऑटोमेटिकली कहाँ लेकर आ गया, वैल्यूज में लेकर आ गया। अच्छा, ये फिलहाल क्या बता रहा है, सम ऑफ मार्क्स दिखा रहे हैं, देखो यहाँ हाईलाइट में दिख रहा है आपको, सम ऑफ मार्क्स। मतलब फीमेल के टोटल मार्क्स दिखा रहे हैं और मेल के टोटल। मतलब क्या किया इसने, यहां से लेकर मार्क्स का टोटल किया। लेकिन किसका टोटल किया, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स का किया या ओनली मेल कैंडिडेट्स का किया। हमारे लिए काम बहुत आसान है, ऐसे हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए सम इफ यूज करना पड़ता है, लेकिन इसने बिना सम इफ के ये काम किया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं एवरेज मार्क्स दिखे यहाँ। तो ये जो एरो बना हुआ है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन दिखेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स का, देखो ये दिख रहा है आपको। इधर जब आप क्लिक करोगे तो इसमें एक ऑप्शन आ गया, कौन सा, एवरेज कर दोगे आप, तो ये बताएगा एवरेज मार्क्स किसका ज़्यादा है। समझा कि नहीं आपको। आप इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर सकते हो यहाँ से, जैसे मैंने इसको नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर। तो ये क्या बताया मुझको कि ठीक है, आपके पास कैटेगरी फीमेल और मेल है, उसमें से एवरेज मार्क्स फीमेल का 544 है, मेल का 541 है। समझ रहा है क्या आपको। अभी मैं कॉलम्स पे नहीं गया, अभी दिखाता हूँ कॉलम्स भी मैं। अब आप चाहते हो ना कि आपका डेटा कैटेगरी वाइज दिखे, मतलब ओबीसी कैटेगरी में फीमेल का स्टेटस क्या था और ओबीसी कैटेगरी में मेल का डेटा क्या था, एससी में क्या परफॉर्मेंस है, जनरल वालों का क्या परफॉर्मेंस है। तो आप क्या करो, इसको उठा के ड्रैग करके कॉलम्स में डालो। देखो अब यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी और ये ग्रैंड टोटल। आपको अभी तक तो ग्रैंड टोटल दिखा रहा था, लेकिन अब क्या किया उसने, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इन सब का भी डेटा अलग अलग दिखाया आपको। समझ आ रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर लूँ, रिमूव करना मतलब क्या, सिर्फ ड्रैग करके यहाँ वापस छोड़ देना। तो अभी सिर्फ क्या दिखा रहा है आपको, समराइज डेटा दिखा रहा है कि ठीक है, मेल का इतना डेटा, फीमेल का इतना डेटा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से देखिए, मैं कैटेगरी को अगर ड्रैग करके कॉलम्स में लाया, तो ये जो पूरा डेटा है हर कैटेगरी का अलग अलग दिखाने लगा उसने। आप चाहो तो इसको उठा के फिल्टर में भी लगा सकते हो। फिल्टर करोगे तो ये ऊपर फिल्टर आ जाएगा, कैटेगरी फिल्टर। यहाँ से पर्टिकुलर कैटेगरी, आप जनरल क्लिक किए तो जनरल कैटेगरी का डेटा दिखेगा, आप ओबीसी क्लिक किए तो सिर्फ ओबीसी का डेटा दिखेगा। आप मल्टीपल क्लिक किए, देखो जनरल, यहाँ नीचे ऑप्शन लिखा है ना, सेलेक्ट मल्टीपल, आप क्लिक करके ओबीसी और जनरल क्लिक करके ओके किए तो ओबीसी और जनरल का डेटा दिखेगा। लेकिन देखो दोनों अलग नहीं दिख रहा है इसमें, है ना, दोनों का एवरेज दिखा रहा है। जबकि कॉलम्स करने से क्या बेनिफिट होता है, हमारे पास हर एक का अलग डेटा दिखता है। लेकिन ये उसी वक्त करते हैं जब क्या होता है, लिमिटेड वैल्यू, जैसे 10-15 कॉलम्स होंगे ना तो फिर कंफ्यूजन होता है, 4-5 वैल्यूज है कॉलम की तो ठीक है। अच्छा, ये भी कर सकते हैं हम लोग कि कॉलम्स को रोज में लेके आ जाए और रोज को कॉलम में डाल दें। मैं क्या बताना चाह रहा आपको, सुनिए जरा। देखो मैंने ये क्या किया, उठा के इसको कॉलम्स में डाल दिया और ये कैटेगरी को उठा के कहाँ लेके आ गया, रोज के अंदर। आपको समझ रहा है अभी क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। अब इधर कैटेगरी आ गई रोज की जगह, बराबर है ना। जनरल कैटेगरी के इतने लोग हैं, ओबीसी के इतना डेटा है और ठीक है। अच्छा, इसको उठा के अगर मैं फिल्टर में रख लिया तो भी चलेगा। समझ आ रहा है, मतलब ये मेल या फीमेल सबका डेटा दिखा रहे हैं अभी। अगर मैं यहाँ से सिर्फ क्लिक कर दूं फीमेल, तो सिर्फ क्या दिखाएगा, फीमेल कैंडिडेट्स का डेटा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप पिवट टेबल रिपोर्ट बनाएं जो रिप्रेजेंट करने में, एक्सप्लेन करने में आसान हो। समझ आ रहा है आपको ये। मैं अभी कई एक रिपोर्ट्स बना के दिखा रहा हूँ। एक काम करते हैं हम लोग, इसको फिर जेंडर वाइज सिर्फ रखते हैं। तो मैं इन सबको हटा लेता हूँ, इन सबको हटा लिया मैंने, जेंडर रखा और जेंडर वाइज क्या करता हूँ मैं, मार्क्स रखता हूँ और मार्क्स का क्या कर दिया, वैल्यू फील्ड सेटिंग में एवरेज कर लिया। समझ में आ रहा है आपको। मैं अगर कोई और पिवट टेबल बनाना चाहूँ, जैसे एक और रिपोर्ट बना के देखते, तो मैं क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप चाहो ना तो नए सिरे से फिर यहाँ जाओ,
फिर क्या क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ, क्लिक करो पिवट टेबल। अब देखो, अब क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास एक ऑप्शन फिर से है, न्यू वर्कशीट भी, एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी। मैं चाहता हूं कि अभी जो शीट 1 बनाया ना मैं, उसमें ही नया पिवट टेबल भी बनाऊं। पहले से एक पिवट टेबल बना है और एक बनाना है उसी में। तो मैंने क्या ले लिया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लिया। ठीक है, यहां से कहां चला गया मैं, शीट 1 पे क्लिक करेंगे। देखो ये लोकेशन लिखा है, इधर क्लिक करके कहां चले जाओ, शीट 1 पे जाओ। और दूसरी रिपोर्ट सपोज मैं यहां बनाना चाहता हूं, देखो ये मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली। समझा कि नहीं क्या किया मैंने, इधर क्लिक करके इंसर्ट में गया, पिवट टेबल में, फिर क्या लिया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ क्लिक करके शीट 1 पे गया और इधर कोई सेल सेलेक्ट कर लिया जहाँ रिपोर्ट चाहिए मुझको। जस्ट मैं ओके क्लिक करता हूँ तो क्या बन गया, एक और पिवट टेबल का लेआउट बन गया मेरे पास। ठीक है, मैं इसमें चाहता हूँ अलोकेशन वाइज डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, अलोकेशन स्टेटस, दिख रहा है ना आपको ये? तो ये अलोकेशन स्टेटस का जो कॉलम है, इसको मैं ड्रैग करके रोज में डाल दिया। तो क्या बता रहा है, अलॉटेड एंड नॉट अलॉटेड, बराबर है। मैं चाहता हूं जो अलॉट हो गए उनका एवरेज मार्क्स देखूं मैं। तो क्या करता हूं मैं, मार्क्स को क्लिक किया, इधर सम हो गया ऑटोमेटिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके मैंने क्या कर दिया, एवरेज मार्क्स। तो देखो जो अलॉटेड है, सीधी सी बात है, उनका एवरेज तो ज़्यादा होगा, जिनको अलोकेशन नहीं मिला उनका एवरेज कम ही होगा। समझ रहे हैं ना आपको? आप इधर जाके यहाँ से चाहे तो नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर दो, वो ठीक दिखे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ शो करो यहाँ पे। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बताया, एवरेज बताया। मैं चाहता हूं कि अलॉटेड में हाईएस्ट मार्क्स क्या गई वो भी दिखाऊं मैं, अलॉटेड में हाईएस्ट मार्क्स क्या दिखाई वो भी दिखाऊं मैं। तो ये मार्क्स को ना फिर से एक बार ड्रैग कर लेंगे हम यहाँ। देखो ये मार्क्स को वापस से ड्रैग कर लिया इसमें। अब सम दिखा रहा ना एक कॉलम में, मैं इधर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्या कर दिया, मैक्स कर दिया, तो ये हाईएस्ट दिखाएगा कि हाईएस्ट वैल्यू जो अलॉटेड की है वो कितनी है, 710, और नॉट अलॉटेड की हाईएस्ट क्या है, 535। समझ रहा है क्या आपको? आप और करना चाहो तो और ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ से एक और ट्रैक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया, क्या कर लेता हूँ, मिनिमम कर लेता हूँ। तो सबसे कम मार्क्स वाला जिसका अलोकेशन हुआ है वो क्या, 425 है, और सबसे कम वाला जो अलोकेट नहीं हुआ 390। अब ये होगा ऑब्वियसली क्या, कैटेगरी वाला होगा, सही है ना, ओबीसी एससी एनटी वाले का होगा, किसी का जिसका अलोकेशन हुआ होगा। आपको समझ रहा है? अब मैं एक काम ये कर लेता हूँ, चलो ठीक है, ये कॉलम्स के अंदर यहाँ पर, या कॉलम्स की बजाय मैं फिल्टर में जाके लगा देता हूँ कैटेगरी। समझ रहा है आपको? फिल्टर में लगा दिया मैंने कैटेगरी, और इधर जाके मैं क्या करता हूँ, जनरल कैटेगरी। तो अब सिर्फ डेटा कुछ कौन सा दिखेगा मुझको, जनरल का दिखेगा। ओबीसी क्लिक किया तो सिर्फ ओबीसी का डेटा दिखेगा। आपको समझा कि नहीं समझा है? एसटी या एसटी का ही डेटा दिखेगा। क्लियर हुआ है? हम इसको वापस दूसरी तरीके से चाहो तो कर सकते हो आप, ऑल कर लिया। समझा कि नहीं आपको ये? ठीक है, देखो मैंने वैल्यूज कैटेगरी सबको रिमूव कर लिया, फिर से मेरा प्योर टेबल रिपोर्ट प्लेन हो गया। मतलब आप चाहो ना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्योर टेबल रिपोर्ट एक बार जो बना दिए वही रहे। आप अपने हिसाब से चेंजेस करके नई नई रिपोर्ट्स बना सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? मैं एक काम करता हूँ, सपोज डेट ऑफ बर्थ वाइज कुछ बनाना चाहता हूँ मैं प्योर टेबल की रिपोर्ट। क्या लेना चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ। मैंने जैसे ही डेट ऑफ बर्थ क्लिक किया, देखो नीचे क्या हो गया, यहाँ नीचे देखो 3 चीजें आ गई रोज के अंदर, ईयर, क्वार्टर्स और डेट ऑफ बर्थ। समझ रहे हैं ना आपको? मैं बोलता नहीं, मुझको ना ईयर वाइज ही चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो दिखा रहा है ईयर, लेकिन उसके साथ प्लस सिंबल भी दिखा रहे, देख रहे हैं ना आपको? मैं इसको हटा दिया यहाँ से, ये क्वार्टर्स को भी हटा दिया। अब देखो ईयर के साथ वो चला गया, जो ड्रॉप डाउन दिख रहा था वो गायब हो गया। सही है ना? मैं ये चाहता हूं कि किस साल के कितने स्टूडेंट्स है वो गिनूं में, मतलब किस ईयर के कितने स्टूडेंट है वो गिनूं में। आपको समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब 2005 जो बॉर्न हुए उनका काउंट कितना है, और 2006 बॉर्न हुए उनका काउंट कितना है। समझ रहे कि नहीं? मैं वापस यह क्या किया, ईयर का डेटा उठा के कहाँ लेके आ गया, वैल्यूज में लेकर आ गया। खुद ब खुद उसने काउंट दिखा दिया। 111 कैंडिडेट है जो 2005 में बॉर्न हुए, और 114 2006। समझ रहे हैं आपको? और क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर,
आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि ठीक है इसकी मार्क्स भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है क्या? अच्छा मैं हटा लिया यहाँ से, सुनो मैं यहाँ आता हूँ वापस से, यहाँ मैं जाके क्या करता हूँ, एक कॉलम बढ़ाता हूँ मंथ वाला। क्या बढ़ाता हूँ? एक कॉलम मंथ का। देखो इस डेटा सेट में जो भी चेंज करेंगे ना, पीओट के रिपोर्ट में भी चेंजेस होने वाले। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ गया मैं, मार्क्स के पास एक कॉलम ऐड करना है, राइट क्लिक करूंगा यहाँ और क्या कर दिया, इंसर्ट। पहले एक कॉलम सेलेक्ट होना चाहिए ना, यहाँ से भी कर सकते हैं, इंसर्ट शीट कॉलम। मैंने इस कॉलम का नाम दे दिया क्या, मंथ। समझ रहा आपको ये? अब मैं मंथ निकालना चाहता हूँ इसमें से, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, फोर्थ मंथ, क्या मंथ है, तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ जाके आप जाओगे फॉर्मूलाज में, डेट एंड टाइम में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, उसमें से देखो ये फॉर्मूला क्या है, मंथ नाम का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्लिक करोगे, आप तो पूछ रहे कौन सा मंथ रिमूव करूँ, तो मैं ये डेट का निकालना है मुझको। ये क्लिक किया आपने और ओके कर दिया, तो ये खुद ब खुद क्या किया, सबका मंथ निकाल लिया, लेकिन डेटा फॉर्मेट का डेट है इसका। ये क्या फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको कॉलम को, और होम टैब में जाके यहाँ से डेट की जगह फॉर्मेट क्या अप्लाई कर देंगे, जनरल अप्लाई कर देंगे। दिखाई दिया आपको? अब 51118 क्या है, मंथ का नंबर दिखा रहे हैं। आगे मैं टेक्स्ट फंक्शन बताऊंगा ना, तो उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि 5 की जगह मई आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? 11 की जगह नवंबर भी आ जाएगा, हम वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आगे करने वाले। तो फिलहाल मेरे पास क्या आ गया, मंथ का कॉलम ऐड हो गया। अब जरा देखो, मैं वापस आया शीट 1 में, यहां पर आपको मंथ का कॉलम दिख रहा है क्या कहीं? नहीं है ना, नहीं है मंथ का कॉलम। मैं इधर आने के बाद क्या किया, एनालाइज में, और इधर जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश ऑल करता हूँ। देखो तो कॉलम ऐड हो गया मंथ वाला, हो गया ना। अच्छा मैंने जैसे ही क्लिक किया मंथ के ऊपर, अब ये मंथ तो नंबर्स में है ना, कहाँ चला जाएगा उठ के, ये वैल्यूज में चला जाएगा। ठीक है ना, वो कुछ खुद डिफॉल्ट इनको वैल्यूज में लेके आते, लेकिन मैं चाहता हूँ ये रोज में आए। क्या चाहता हूँ मैं, तो ड्रैग करके ला सकते हो आप इसको, देखो 1 से लेकर 12। ठीक है ना। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग इसको, देखो मैं यहाँ से रिमूव किया, इधर आ गया शीट में, ये मंथ है ना, इसका फॉर्मेट यहाँ से जनरल की जगह क्या अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट किए तो क्या हो गया, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट हो गया है ना, ये वैल्यूज नहीं रह गया, अब क्या चला गया, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर से आता हूँ मैं इधर, यहाँ जाके एक मरतबा और एनालाइज में क्या करते हैं, रिफ्रेश ऑल करते हैं। फिर से मैंने क्या किया, मंथ को क्लिक किया, फिर भी ये कहाँ गया, वैल्यूज में। वो इंटेलिजेंस है इसका कि उसको लगता है यार आपको इस पर कैलकुलेशन ही करना है, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है ना, वैल्यू नंबर्स है, इसकी वजह से वो वैल्यूज में लेके चला गया। मैं इसको ड्रैग करके इधर ले गया, और अब मंथ वाइज काउंट करना है, सपोज आपको किस मंथ के कितने लोग हैं, समझ आ रहे हैं? तो मैं फिर मंथ को एक बार ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ, और सम की जगह क्या लगा देता हूँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्या ऑप्शन लगा दिया, काउंट। समझ रहा है आपको? तो 225 स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन से हैं, जो जनवरी में बॉर्न हुए। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से भी आपको पास डेटा आ सकता है। समझा कि नहीं आपको ये? मतलब आपने पिवट टेबल में कुछ चेंजेस किए तो इधर जाके क्या हो रहा है, वो डेटा अपडेट हो रहा है आपका। समझ रहे हैं ना आपको? मैं कुछ भी नए रोज ऐड करूं, नए कॉलम ऐड करूं, जो भी यहाँ करूंगा तो पिवट टेबल की रिपोर्ट बढ़ते जाएगी। मैं यहाँ 3-4 और रिपोर्ट्स आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ये तो हमने एक सिंपल रिपोर्ट बनाई। अब जनरली क्या करते हैं, ये रिपोर्ट्स क्यों बनाई जाती है, 2 वजह से बनाई जाती है। आपके डेटा को समराइज करके दिखाने के लिए, दूसरा डैशबोर्ड बनाने के लिए। काहे के लिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए। अभी आपको मैं बताता हूँ कि इससे डैशबोर्ड बनेगा कैसे। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ 2-4 तरीके से डेटा ले लेते हैं। जैसे जेंडर वाइज क्या था मेरे पास, ये एवरेज मार्क्स थी ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको ड्रैग किया कंट्रोल प्रेस करके, और ये आगे ले लिया। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, एवरेज मार्क्स हटा के जेंडर को वैल्यूज में ले लिया। ये जेंडर है एक और जेंडर को उठा के कहाँ लेके आ गया, वैल्यूज में, और यहाँ पे खुद ब खुद क्या बता रहे हैं, जेंडर का काउंट दिखाने लगा। तो फीमेल कितने हैं और मेल कितने, तो पहले तो उनकी एवरेज मार्क्स है, बाद में क्या बता रहा है, उनका काउंट भी दिखा रहा। समझ आ रहा कि नहीं आपको? फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बनाता हूँ, देखो इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग किया,
मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जेंडर को रिमूव कर लिया, काउंट ऑफ जेंडर को रिमूव कर लिया। इधर मैं ऐसा चाहता हूँ कैटेगरी वाइज डेटा दिखाऊंगा, ये कैटेगरी आ गया। अब किस कैटेगरी के कितने लोग हैं वो दिखाना है, तो कैटेगरी को उठा के वापस किस में ट्रैक कर दो, वैल्यूज। अब इसमें तो कोई और कैलकुलेशन नहीं हो सकता ना, सम नहीं हो सकता जनरल पे ओबीसी पे सम मैक्स में नहीं हो सकता, सिर्फ गिना ही जा सकता है जनरल कितने हैं ओबीसी कितने हैं, तो वो काउंट खुद ब खुद परफॉर्म कर लेगा। न्यूमेरिक वैल्यू रहती है तो सम करता, वो मैक्स करता, एवरेज करता, न्यूमेरिक नहीं है इसलिए उसने क्या किया, उसको काउंट ही कर लिया। अच्छा मैं एक बार और ड्रैग करता हूँ, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि ठीक है यार मुझको ये बता दो कि जेंडर वाइज सॉरी कैटेगरी वाइज मार्क्स कितनी है, तो मैंने मार्क्स का एवरेज कर लिया। ऐसे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पे है कि हम किस तरीके से रिपोर्ट्स को शो करते हैं। देखो मैंने जेंडर वाइज शो कर लिया, कैटेगरी वाइज काम लिया डेटा, सिटी वाइज भी कर सकते हैं ना हम लोग डेटा, क्या कर सकते हैं, सिटी वाइज भी कर सकते हैं। मैं इसको उठाया और एक और ड्रैग करके, मतलब आपको बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं, कहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहाँ जाके प्योर टेबल बनाने की जरूरत नहीं, इसी को डुप्लीकेट करो और नए नए व्यूज बनाते चले जाओ। जैसे मैंने सिटी ले लिया और सिटी वाइज क्या कर दिया, मार्क्स का एवरेज कर लिया, कुछ भी कुछ ऐसा परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम ले लिया, चलो मैंने किस सिटी का टॉपर क्या है, समझ रहा है आपको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड है, दिख रहा है कि नहीं, आगरा अहमदाबाद इस तरह से सॉर्टेड है। आप चाहो तो इसको मार्क्स वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं, समझ आ रहा है, मार्क्स वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। आगे हम लोग रिपोर्ट्स में वो सारी, अच्छा देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सिटीज के नाम यूनिक है ना ये, इसीलिए इतने बड़ी रिपोर्ट बन गई है, आपको समझ रहा है कि नहीं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नीट डेटा में गया और सिटीज के नाम ना रिपीट कर देता बहुत सारा, मतलब मैं ऐसा कर लेता, मुंबई बहुत सारी जगह ऐड कर लेता, ठीक है, मैं सिर्फ 2-3 सिटीज के नाम करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ मुंबई ऐड कर लिया, या इसको ऑटो फिल कर लेते, चलो कौन टाइम पास करेगा इतना। फिर क्या कर दिया मैंने, बहुत सारा पुणे ले लिया डेटा में, ठीक है, वक्त न जाए इसके लिए मैं ऐसा करूँ, बहुत सारा डेटा क्या कर लेता हूँ मैं, नासिक का कर लिया, और इसी तरह मैंने कुछ कर दिया फॉर एग्जांपल औरंगाबाद, और बहुत सारा डेटा सिटी औरंगाबाद का कर लिया, कुछ डेटा मैंने कर दिया नागपुर का, और इसको मैंने क्या कर दिया, जैसे जैसे यहाँ से मैं अपडेट करके जाऊँगा, 1 मिनट, फिर पुणे है वापस पुणे का कुछ ले लिया मैंने, फिर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल जलगांव का कुछ डेटा ले लिया, और उसके बाद लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल अमरावती का ले लिया, और लास्ट में कर देते हैं सपोज सोलापुर का कोई डेटा। तो मेरे पास ना बहुत सारा सिटीज़ का डेटा मैंने अपडेट किया। यहाँ आ जाते रिपोर्ट में, देखो अभी ये ऐसा डेटा दिख रहा है मुझको, मैं एनालाइज में गया और यहाँ से क्या कर दिया, रिफ्रेश ऑल किया, देखो तो डेटा क्या हो गया, खुद ब खुद अपडेट हो गया। अब हर सिटी का एवरेज मार्क और मैक्सिमम मार्क्स क्या है वो बता रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या आपको। डिफरेंट टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको रिपोर्ट्स बना सकते हो, काउंट की रिपोर्ट बना सकते हो। जैसे मैं वापस उठाया और सिटी को काउंट कर लिया, तो कौन से शहर के कितने लोग हैं ये भी दिखेगा, आपको समझ रहा है कि नहीं। अच्छा ये सारे जब डेटा आप बना लेते हो कैटेगरी वाइज जेंडर वाइज ये है है ना। अब इन सब का समरी देखने का बहुत आसान तरीका, हम इसके साथ क्या लगाते हैं, स्लाइसर लगाते हैं। ये स्लाइसर क्या होता है देखो ज़रा, मैं कोई भी एक टेबल को क्लिक कर लेता हूँ, किसी भी एक टेबल को क्लिक कर लिया और कहाँ चला गया मैं, इंसर्ट में, यहाँ जाओगे आप इंसर्ट में, एक ऑप्शन दिखता है आपको क्या, स्लाइसर, ठीक है। अब स्लाइसर जो है ना, देखो इतने सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं स्लाइसर के। स्लाइसर किस पे अप्लाई करते हैं, कोई कॉमन वैल्यू पे जो दोनों सब पे अप्लाई हो। जैसे सिटी वाइज स्लाइसर बना सकते हो आप, मंथ वाइज स्लाइसर बना सकते हो, या कैटेगरी वाइज स्लाइसर बना सकते हो, समझ आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, बेटा वहाँ बैठ थोड़े, हाँ चलो वहाँ कॉर्नर में बैठ गया। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ से, कैटेगरी ले लिया, ठीक है, और ओके कर दिया। देखो ये 4 कैटेगरीज आ गई मेरे पास, बराबर है ना। अब नोट किया, मैं जस्ट क्लिक किया जनरल, तो होना क्या चाहिए मेरे को, जनरल का डेटा दिखना चाहिए था सिर्फ, 1 मिनट।
अभी कोई चेंजेस दिख नहीं रहा आपको इसके अंदर, कहीं कोई चेंज दिख रहा क्या? नहीं, एक बार वापस से रुको, मैं फिर से करता हूँ। कोई भी एक फील्ड को क्लिक किया, मैं कहाँ गया, इंसर्ट में, स्लाइसर में गया, और मैंने वापस वही कैटेगरी ले लिया, या कैटेगरी ले लेते, ठीक है, ठीक है, ये किया मैंने। देखो ये वाला डेटा अपडेट हो रहा है, किसका, सिटी वाला डेटा अपडेट हो रहा है क्या आपको? यानी अब क्या दिखा रहा है, सिर्फ जनरल कैटेगरी का डेटा दिखा रहा है। अभी क्या दिखा रहा है, सिर्फ ओबीसी का दिखा रहा है। अब कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट किया तो जनरल ओबीसी का दोनों का दिखा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं ये जनरल क्लिक करूं तो सारा डेटा अपडेट हो जाए जनरल का ही। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पिवट टेबल बनाया मैंने, सॉरी स्लाइसर बनाया मैंने, तो इस स्लाइसर को क्लिक करूंगा ना, ऊपर देखो स्लाइसर ऑप्शंस आ रहे हैं, दिख रहा है ना। हम इसकी फॉर्मेटिंग आगे डैशबोर्ड में सीखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ क्या, रिपोर्ट कनेक्शंस है ना। ये जब आप क्लिक करोगे तो आपके जितने टेबल्स है ना, सारे यहाँ हाईलाइट हो गए, सारे टेबल्स हैं। आप इन सब टेबल्स को सेलेक्ट कर लो। फिलहाल तो एक ही टेबल सेलेक्ट था, अब क्या हो गया, मल्टीपल टेबल सेलेक्ट हो गया आपके पास। ओके करोगे आप, अब यहाँ देखो सारे टेबल्स क्या हो गए, लिंक हो गए। आप नोट करो क्या हो रहा है, सब डेटा अपडेट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि स्लाइसर एक ही चीज पे बनाया जाए। जैसे अगर मैं कोई स्लाइसर बनाना चाहूँ एक और, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इंसर्ट में, और स्लाइसर वापस गया मैं, और ले लिया मैंने यहाँ जाके ईयर्स, ठीक है, ओके किया, बराबर है 2005-6। देखो कुछ और भी आ रहा है इसमें, क्या बता रहे हैं, 1/1/2005 से पहले या 26/12/2006 के बाद एक आध डेटा अगर होगा तो दिखा रहा हूँ। मैं क्लिक किया तो अब देखो एक ही अपडेट हो रहा है वहां पे, दिख रहा है आपको। अब इसको अगर आप मजीद चेंज करना चाहो सब पे लगाने के लिए, क्लिक करो और क्या लगाओ, ऑप्शंस में रिपोर्ट कनेक्शन, सबको लगा दो आप, ठीक है। अब ये करने के बाद साथ में हम दोनों स्लाइसर साथ में अप्लाई कर सकते। अभी देखो क्लियर है, सारा सारा डेटा दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ 2005 के जनरल स्टूडेंट का डेटा दिखाओ सिर्फ मुझको, समझे कि नहीं? तो ये रिपोर्ट क्या बताएगी, ऑल स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू जनरल कैटेगरी एंड दे हैव बीन बोर्न इन 2005, वही डेटा दिखाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स बना सकते हैं पिवट टेबल से। आपको समझ रहा है, समझ रहा है कि नहीं? तो एक सिंपल सा आपको पिवट टेबल का इंट्रोडक्शन है, इसके बहुत सारे एडवांस फीचर्स है ना। हम ग्रुपिंग और समझेंगे आगे, टाइमलाइन भी समझेंगे, आपको एक अंदाज लग जाए कि पिवट टेबल कितना इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर ये नहीं होता पिवट टेबल का फीचर, तो मुझको समरी के लिए सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, है ना, इस तरह के फंक्शंस को यूज करके बनाना पड़ता था। अभी फिलहाल हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, मैक्स इफ, इस तरह के कई फंक्शंस हम लोग पहले सीखे हैं, आपको याद होगा। उन सब फंक्शन से इतने सारे टेबल बनाने पड़ते हैं आपको। अब इसका एक और एडवांटेज क्या है, देखो जब आप पिवट टेबल्स बना लेते हो ना, तो ऊपर ही देखो पिवट टेबल्स के अंदर एनालाइज ऑप्शन में चार्ट्स भी मिलते हैं आपको, दिख रहा है आपको। यहाँ रिकमेंडेड पिवट टेबल्स है, अगर और भी कोई पिवट टेबल बनाना चाहो तो ये रिकमेंड किया कि आप ये पिवट टेबल बना सकते हो। फिलहाल मैं जाता हूँ यहाँ पिवट चार्ट्स पे, क्लिक किया तो आपको दिखा रहे हैं कि आप इस डेटा का ऐसा चार्ट बना सकते हो। तो मैंने ये क्लिक किया, देखो इसका कॉलम चार्ट बन गया, ठीक है। सपोज ये डेटा सेट क्लिक किया, वहाँ चला गया मैं एनालाइज में, और क्या लिया, पिवट चार्ट। अच्छा कॉलम ही बता रहे, ठीक है, मैं बोलता नहीं मुझको कॉलम नहीं, मुझको ना डोनट चार्ट बना के दो, वो बना के दे देगा आपको, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं, ये क्लिक किया, मैं चला गया इंसर्ट, सॉरी एनालाइज में, और फिर चला गया पिवट चार्ट, मैंने ले लिया इसका, मुझको बना के दे दो पाई चार्ट, तो ये पाई चार्ट बना के दे दे, ठीक है। और डैशबोर्ड में असल में ये चार्ट्स ही होते हैं। जब डैशबोर्ड रिपोर्ट्स बनाते हैं हम लोग, तो इसमें किसका इस्तेमाल होता है, चार्ट्स का इस्तेमाल होता है। अब ये चार्ट्स भी क्या होते हैं, क्योंकि मैंने इनको लिंक किया ना टेबल को, दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, चार्ट भी अपडेट हो रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं आपको, चार्ट चेंज होते हुए, है ना। तो क्योंकि ये चार्ट्स किसका यूज करके बना है, इन्हीं टेबल का यूज करके बना है। अब टेबल इससे लिंक्ड है तो चार्ट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे।
आपको समझा गया है? ठीक है। तो ये हमने एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन देखा है कि पिवट टेबल क्या है। मैं अभी सब आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ, कोई एडवांस फीचर हमने अभी तक कवर नहीं किया है ना। मैं इंसर्ट टैब में आज के दिन आपको बताया पिवट चार्ट्स के बारे में, बराबर है। कल के दिन हम पूरा चार्ट्स का लेसन करेंगे अच्छी तरह से। तो मैं आपको चाहता था चार्ट्स देख लो एक बार, इसलिए थोड़ा सा एक दिखा दिया। कल हम सिर्फ चार्ट्स, कल परसों 2-3 दिन हमको सारे टाइप के चार्ट्स सीखना है, ठीक है। अच्छा, एक बार ये हो जाए, चार्ट्स हो जाए, टाइमलाइन हो जाए, स्लाइसर्स हो जाए, तो फिर मैं एडवांस फीचर्स पे जाऊंगा, मतलब डेटा क्लीनिंग, डेटा मॉडलिंग और एनालिसिस शुरू करेंगे। समझ में आया सबको ये? ठीक, ठीक है। आज के दिन इतना रखेंगे। आपको मैं शीट फॉरवर्ड